मेरे मित्रों, हिंदी भाषा का साहित्य से संबंधित पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और उसके साथ अवहट भी हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पुरानी हिंदी या जिसे प्रारंभिक हिंदी कहते हैं, जो अवहट के बाद आई। तो आइए शुरू करते हैं। पुरानी हिंदी अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। विभिन्न विद्वानों में इसके स्वरूप को लेकर मतभेद की स्थिति है। इस भाषा का काल लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी का है, जब पहली बार हिंदी तथा उसकी बोलियां स्वतंत्र रूप से प्रकट होने लगी थीं। इस भाषिक स्थिति को चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है और उन्हीं के द्वारा किया गया यह नामकरण आज तक प्रचलित है। इस भाषा को अन्य विद्वानों ने अन्य नामों से व्यक्त किया है, जैसे आचार्य द्विवेदी ने उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा है इसे, पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे उदीयमान हिंदी कहा है। वहीं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने इसे परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश नाम दिया है। अध्ययन के स्रोत पुरानी हिंदी अर्थात प्रारंभिक हिंदी के आरंभिक हिंदी के प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। विद्वानों ने कई ऐसे स्रोत बनाए हैं जिनमें सरहपा, कण्हपा आदि सिद्धों की रचनाएं, जैन कवियों पुष्पदंत तथा स्वयंभू की रचनाएं, विद्यापति के कुछ पद, मुल्ला दाऊद की चंदायन, अमीर खुसरो के कुछ छंद तथा रोड़ा की राउलवेली आदि प्रमुख स्रोत माने गए हैं। प्रायः विद्वानों में इस बात पर सहमति है कि रोड़ाकृत राउलवेली इस भाषा का मूल स्रोत है, जबकि शेष रचनाएं कुछ अपवादों के साथ पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी में शामिल हो सकती हैं। ध्वनि संबंधी विशेषताएं। आरंभिक हिंदी में निम्नलिखित स्वर मिलते हैं: ह्रस्व अ, ई, उ, ए, ओ, दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ए तथा औ का विकास अवहट में हो गया था, पर ये ध्वनियाँ प्रयोग में और व्यापक हो गईं, जैसे मौर का मौर हो गया, चखई का चखय हो गया। सभी शब्द स्वरांत होने लगे। संस्कृत के व्यंजनांत शब्दों की परंपरा पर ह्रास पाली प्राकृत से ही आरंभ हो गया था। यहाँ आकर तो वह परंपरा लगभग लुप्त ही हो गई। री के स्थान पर अ, ई, उ, री आदि ध्वनियाँ पहले से ही विकसित हो रही थीं। अब इनके बहुत से उदाहरण दिखाई देने लगे, जैसे वृद्ध का बुढ़ो, मृत्यु का मीचू, अमृत का अमिय हो जाना। कुछ स्वरों में स्वरों का ह्रस्वीकरण हो गया, जैसे दीपावली का दीवारी हो गया, आनंद का आनंद हो गया। कुछ शब्दों में स्वरों का दीर्घीकरण होने लगा, जैसे मनुष्य का मानुक हो गया, चित्र का चीत हो गया, मित्र का मीत हो गया। कई शब्दों में स्वर परिवर्तन की भी आपकी घटनाएं दिखाई देती हैं, जैसे दिवस का देवस हो गया, नुपुर का नेउर हो गया, शैया का सेज हो गया। आमतौर पर शब्द उकारांत होने लगे, इसलिए पुरानी हिंदी को प्रायः उकार बहुला भाषा माना जाता है। तो पुरानी हिंदी को कैसी भाषा? उकार बहुला भाषा माना जाता है, जैसे पापू, लेहू, कछु। कहीं कहीं अनुनासिककरण के भी उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे छाया का छा हो जाना, नग्न का नंग हो जाना। पुरानी हिंदी के व्यंजनों की सूची इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स और ह। तत्सम शब्दों में तालव्य मूर्धन्य श सुरक्षित है, पर तालव्य श प्रायः दंत स के रूप में मिलता है, जैसे शुंड का सूंड हो जाना, शंख का शंख हो जाना। शब्दों के मध्य में आने वाले अल्प प्राण व्यंजनों का अ या य में तथा महाप्राण व्यंजनों का रूपांतरण ह में पहले से ही हो गया था। वही पुरानी हिंदी में भी होता रहा, जैसे राजा का राया हो जाना, कथा का कहा हो जाना, नगर का नेयर हो जाना, मेघ का में हो जाना। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में ण और न का अंतर इस काल में स्पष्ट होने लगा। पूर्वी हिंदी में ण का न होने लगा, जबकि पश्चिमी हिंदी में न का अण होने लगा।
तो पूर्वी हिंदी में ण का न और पश्चिमी हिंदी में न का अण होने लगा। जैसे पूर्वी हिंदी घृणा का हो गया घिन, वहीं पर चरण का हो गया चरण, गुण का हो गया गुण, और पश्चिमी हिंदी में सुजान का सुजान, तृण का तृण तिण, पठान का पठान। स्वर भक्ति की प्रवृत्ति बनी हुई है जो अपभ्रंश से ही चली आ रही है। इसके अंतर्गत व्यंजन संयोग को सरल करने के बीच में स्वर लाया जाता है। उदाहरण के लिए प्रकार का प्रकार, दर्शन का दर्शन। शब्द के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजनों में से एक व्यंजन ही रहा, जैसे स्कंध का कंधा, प्रिय का पिय, ग्राम का गांव, स्थल का थल। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पुरानी हिंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अवहट्ट में संयुक्त व्यंजनों का द्वित्वीकरण होने लगा था। अब द्वित्व में भी केवल एक व्यंजन में स्वर बढ़ गया और दूसरा लुप्त होने लगा। इसी को क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण कहते हैं। जैसे आपका पृष्ठ था, फिर पिट्ठ बना, फिर पीठ बन गया, फिर पहले पर्ण बना था, फिर पन्न बना, फिर पान हो गया। अर्थात द्वित्व व्यंजनों का लुप्तीकरण होने लगा, जिसे क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण भी कहा जाता है। इसमें दीर्घ की मात्रा लगती है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। पुत्र का पुत्र हो जाना, फिर पुत्र से पूत हो जाना। क्ष संयुक्त क्ष पूर्वी हिंदी में छ तथा पश्चिमी हिंदी में ख होने लगा। जैसे लक्ष्मण का लक्ष्मण हो जाना पूर्वी हिंदी में, वहीं लक्ष्मण का लखन हो जाना पश्चिमी हिंदी में। अक्षर का अक्षर हो जाना पूर्वी हिंदी में, और वहीं अक्षर का आखर हो जाना पश्चिमी हिंदी में। र और ल एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे उज्ज्वल का उजर हो जाना, सरिता का सलिता हो जाना। अब हम लोग बात करते हैं पुरानी हिंदी की व्याकरण संरचना के बारे में। संस्कृत की संयोगात्मक प्रकृति में से हिंदी की वियोगात्मक प्रकृति तक का मार्ग तय करने के लिए वियोगात्मक की प्रवृत्ति पाली प्राकृत से ही आरंभ हो गई थी। यह प्रवृत्ति पुरानी हिंदी में बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुरानी हिंदी की व्याकरणिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। पहली विशेषता है संज्ञा और कारक व्यवस्था की। संज्ञा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। संज्ञाओं के सविभक्तिक रूप मिलने लगभग समाप्त हो गए। पुरानी हिंदी में परसर्गों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ। तो पुरानी हिंदी में परसर्गों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ। कुछ परसर्ग इस प्रकार हैं। कर्ता में ने और नए का प्रयोग, संबंध में का के की, कै केरा केरी का प्रयोग, संप्रदान में तई और लागी का प्रयोग, करण और अपादान में से तय ते सौ सऊ का प्रयोग, कर्म में को कु कु, अधिकरण में मैं मह माह पर पै का प्रयोग। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ही ऐसी विभक्ति है जिससे सभी कारकों का काम प्रायः चल जाता है। जैसे राजा गर्भही बोले नाही करण का उदाहरण है ये। चरणोदक ले सिरही चढ़ावा अधिकरण का प्रयोग है। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें ना प्रसर्ग है ना विभक्ति चिन्ह है। जैसे बिरह तपाई तपाई मान बढ़ावत। वचन व्यवस्था पुरानी हिंदी में बहुवचन बनाने के नियम स्पष्ट होने लगे। पुल्लिंग में बहुवचन के लिए ए तथा अन्य प्रत्यय जुड़ने लगे। जैसे बेटा का बेटे हो जाना और बेटा का बेटन हो जाना। स्त्रीलिंग में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई प्रत्यय विकसित हुए, जैसे अन्न, न, ऐ, आ इत्यादि। उदाहरण के लिए सखी का सखियन हो जाना, अखियाँ का अखियाँ हो जाना, बिथी का बिथिया बिथना हो जाना। लिंग संरचना नपुंसक लिंग का अभाव पुरानी हिंदी से पूर्व ही हो गया था। पुरानी हिंदी में लिंग भेद के अनुसार शब्दों का स्वरूप निश्चित होने लगा था। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्रायः स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे, जैसे आँखी, आगी, औरती, पापिनी, दुल्हिनी। सर्वनाम आधुनिक हिंदी के सर्वनाम लगभग पूरी तरह से पुरानी हिंदी में दिखाई देने लगे। इनकी एक संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। जैसे उत्तम पुरुष एक वचन में मैं, हाँ, मारे, मेरा, मेरा, मेरो। वहीं उत्तम पुरुष बहुवचन में हम, हमार, हमारो, हमारा। मध्यम पुरुष में एक वचन में तू, तुम ही, तोर, तेरो, तेरा। वहीं मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम, तुम्हा, तुम्हार, तुम्हारे।
अन्य पुरुष में एक वचन में से ई का प्रयोग होता था, बहुवचन में वहीं अन्य पुरुष में ते वे वह का प्रयोग होता था। इनके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण के रूप में है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में को, कौन, क्या, काहे का प्रयोग। संबंध सूचक सर्वनाम में जो, जेई, जिस, जिन्हें का प्रयोग। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, किसी, कुछ का प्रयोग। विशेषण। पुरानी हिंदी के विशेषणों के संबंध में मूल विशेषता यह है कि संज्ञा के अनुसार विशेषणों के लिंग, वचन इत्यादि परिवर्तित होने लगे। उदाहरण के लिए पीतवसन अर्थात पीरोवसन, उच्च का ऊंच, ऊंचों, ऊंची, ऊंचे का प्रयोग। तो विशेषण में आपका देखा आपने। क्रिया रचना। पुरानी हिंदी क्रिया रचना के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपूर्ण है। संज्ञार्थ। क्रियाओं का क्रिया संज्ञाओं के अंत में ण या अणु पटसर लगाने की प्रवृत्ति, जैसे चरण, पढ़णु, पढ़नु, कहण। तिंगत क्रिया रूपों के स्थान पर कृदंत क्रिया रूपों की प्रमुखता, जैसे चले हैं, चलहूँ, करी हैं, करूँ। पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए प्रायः ई प्रसर का प्रयोग होता है, जैसे चली, पठी, उठी, करी। संयुक्त क्रियाओं की प्रवृत्ति जो अवहट से ही तेजी से विकसित होने लगी थी और बढ़ती गई, जैसे उड़ी, चलई, कहे जात है, देखो, चाहत, सुनी, सकत। पुरानी हिंदी की शब्दकोशीय विशेषताएं। इस युग में देशज शब्द भंडार में तीव्र वृद्धि होने लगी थी। यह काल वही है जब विभिन्न देशी भाषाओं का विकास हो रहा था, अतः हजारों देशज शब्द भाषा में सम्मिलित हुए, जैसे चूड़ा, घाघरा, ठमकना, घन घन। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम के आगमन के बाद दोनों संस्कृतियों के साहचर्य की लंबी परंपरा स्थापित हो गई थी, जिसके कारण विदेशी शब्दों की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। 1000 से अधिक विदेशी शब्द इस युग में भाषा में शामिल हो गए, जैसे दीदार, शहनाई, जंग, दरबार। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि पुरानी हिंदी वास्तविक रूप से हिंदी की आरंभिक प्रवृत्तियों को धारण करने वाली भाषिक स्थिति है। सरलीकरण और विवेकीकरण की जो परंपरा पाली प्राकृत से आरंभ और अपभ्रंश अवहट में काफ़ी विकसित हुई, वही पुरानी हिंदी में आकर सीधे सीधे आधुनिक आर्य भाषा के रूप में प्रकट हो गई।